फार्मा बाबा पे आपका एक बार और स्वागत है। और आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में। तो एंटीवायरल ड्रग्स में इतना खास क्या है? सबसे खास है इसका क्लासिफिकेशन, क्योंकि इतनी वास्ट क्लासिफिकेशन है इसका कि लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं। एक तो सेम तरीके के नाम है कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स के बीच में, है ना। जैसे एंटी रेट्रोवायरल में जो ड्रग्स के क्लासिफिकेशन है और जो इधर नॉन एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं उनमें जो क्लासिफिकेशन है उसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। और क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा बार आते हैं, चाहे जीपेट हो या फिर कोई स्टेट या सेंट्रल फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो आज अपन बहुत सारे निमोनिक्स, ट्रिक्स एटसेट्रा डिस्कस करने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से एंटीवायरल ड्रग्स को पढ़ेंगे ताकि आप चाह के भी इसे भूल ना पाएँ। बेसिक्स वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी, चाहे आज से पहले आपने वायरस का नाम भी ना सुना हो ना। वैसे तो सुना ही होगा। चलिए, तो जैसा कि सबसे पहले वायरस के बारे में डिस्कस करने से पहले अपन इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक बना हुआ है, इसको पहले मैं नोमेनक्लेचर या फिर इसका लेबलिंग कर लेता हूँ। तो देखिए, जो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली कैप्सिड है। जो कैप्सिड है इसी की स्मॉलर यूनिट्स को कहते हैं कैप्सोमर, है ना। फिर उसके बाद जो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला, ये इसकी क्या है, एनवेलप। तो जो वायरस हो सकते हैं वो एनवेलप उनमें प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो एनवेलप्ड है, मतलब जिसमें एनवेलप होगा उन्हें एनवेलप्ड बोलेंगे, एंड जो जिसमें एनवेलप अब्सेंट होगा उसे नेकेड या फिर नॉन एनवेलप्ड बोलेंगे। फिर देखिए, जो रेड कलर के आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं। इनके बहुत ज़्यादा रोल जो रहेगा ये वायरस को सेल में एंट्री देने के लिए रहेगा, क्योंकि जो वायरसेस होते हैं ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं या फिर ऑब्लिगेट होस्ट पैरासाइट होते हैं, है ना। तो सेल के अंदर ही ये अपनी जो एक होस्ट सेल्स होती हैं स्पेसिफिक टाइप के, सिर्फ उसी में अपना ये फंक्शन शो कर पाते हैं या फिर इन्फेक्शियस नेचर शो करते हैं। इसी से पता चलता है कि जो वायरस हो सकते हैं वो इससे डिबेट एक्चुअली ये स्टार्ट होता है कि जो वायरस हैं वो नेकेड, मतलब लिविंग क्रिएचर्स हैं या फिर नॉन लिविंग क्रिएचर्स हैं। तो फिर कुछ तो प्रॉपर्टी इनकी लिविंग जैसी भी है, कुछ तो प्रॉपर्टी इनकी नॉन लिविंग जैसी भी है, तो उनको भी अपन डिस्कस करते हैं ताकि ये जो आपका कन्फ्यूज़न है वो भी दूर हो जाएगा यहाँ से। हाँ, अभी अपन डिस्कस कर रहे थे जो ये एनवेलप के ऊपर प्रोटीन्स हैं, इनका क्या रोल होता है। तो इन एनवेलप प्रोटीन्स जो होते हैं इन्हें पहली बात तो एनवेलप प्रोटीन्स बोला जाता है, प्रोटीन्स। और ये सेल के अंदर एंट्री प्रोवाइड करते हैं वायरसेस को, एंड समटाइम दे डू सम कैटालिटिक वर्क टू, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। फिर देखिए, जो ये है ये वायरस का जीनोम है, एक मटेरियल हो गया, वो दो तरीके का क्लासिफाई किया जा सकता है, डीएनए एंड आरएनए। इसके बाद भी ये डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं। इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस इज इटसेल्फ वेरी वास्ट टॉपिक, है ना। तो वायरस का भी क्लासिफिकेशन बड़ा है, एंटीवायरल ड्रग्स का भी क्लासिफिकेशन बड़ा है, सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग है। इसलिए आज अपन उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया एक वायरस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखते हैं कि वायरस के बारे में कुछ ऐसे जीके रिलेटेड टर्म्स जो हो सकता है कि एज अ फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी के टर्म पे ना आए पेपर में, बट मोस्ट ऑफ द फार्मासिस्ट पेपर्स में एक नॉन टेक का भी पोर्शन होता है जहाँ पे वो जीके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं डी इवानोस्की के बारे में। डी इवानोस्की जो हैं, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ वायरस की थी, इन्होंने वायरस को डिस्कवर किया था। इसके बाद अपन देखते हैं कि वायरस टर्म के बारे में कुछ चीज़ें। जो वायरस है इसका मतलब क्या होता है। जो वायरस है इट इज़ अ लैटिन टर्म, जिसके कुछ मतलब होते हैं, जैसे कि एक तो पॉइजन होता है, दूसरा हो सकता है इसका वेनम, और तीसरा होता है विस्कस लिक्विड। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था जो अभी मैंने बताया, है ना। फिर इसके बाद वायरस के बारे में ये चीज़ें हो गई। फिर कुछ इनके कैरेक्टर्स जो इन्हें लिविंग एंड नॉन लिविंग क्रिएचर्स के बीच में के साथ ये दोनों की तरह शेयर करते हैं, जैसे कि हो गया लिविंग फीचर्स, हो गए नॉन लिविंग फीचर्स। तो अपन देखते हैं कि नॉन लिविंग फीचर्स पहले क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें रेस्पिरेशन अब्सेंट होता है, रेस्पायरेशन इज अब्सेंट, तो रेस्पायरेशन नहीं शो करते। दूसरी बात, इनके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द सेल्स जो अभी तक अपन डिस्कस करते आ रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कस करते आ रहे हैं, सभी में एक स्पेसिफिक साइटोप्लाज्म होता है ना। स्पेसिफिक नहीं, साइटोप्लाज्म होता है। फिर ये हो गया क्या कि इनमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, सेल ऑर्गेनल्स अब्सेंट हैं।
फिर उसके अलावा इन्हें प्रेसिपिटेट किया जा सकता है। तो ये इनके कुछ नॉन लिविंग फीचर्स हो गए। फिर लिविंग फीचर्स में सबसे बड़ी बात, एक वायरस तो कभी किसी को मार नहीं सकता, तो ये एक्चुअली मल्टीप्लाई करते हैं होस्ट के अंदर जाने के बाद। आई एम यूजिंग द टर्म मल्टीप्लाई, सम पीपल कॉल देम वी कैन से रिप्रोडक्शन, बट हो सकता है रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन, ये भी थोड़ा सा डिबेट है एक्चुअली, क्योंकि स्पेसिफिक टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं ये, है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं ये। उसके बाद इनमें जीनोम होता है सबसे बड़ी बात, तो देखिए ना इनमें जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, आरएनए एटसेट्रा, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, है ना। तो ये है। इसके अलावा ये होस्ट स्पेसिफिसिटी शो करते हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसे फंक्शंस हो गए जो वायरस को वी कैन से एक लिविंग क्रिएचर की तरह भी हैं। तो अब क्या कंक्लूजन, क्या नॉन लिविंग और लिविंग, तो वी कैन से दे आर एक्चुअली कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ना सारे फीचर्स लिविंग जैसे हैं, ना सारे फीचर्स नॉन लिविंग जैसे हैं। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हो गई, है ना, वायरस के बारे में। अब कुछ बेसिक टर्म्स जो पूछे जाते हैं, विरियोइड, विरियन एंड प्रियन। विरियोइड मतलब होता है कि एक वायरस जो सिर्फ क्या हो, जेनेटिक मटेरियल बस हो। जीनोम इज इन्फेक्शियस, मतलब एनवलप भी ना हो, कैप्सिड भी ना हो, या फिर कोई प्रोटीनियस पार्ट ना हो। विरियन का मतलब होता है सिंगल वायरस, एक सिंगल यूनिट ऑफ वायरस जो बन के फॉर्म होती है उसको विरियन बोला जाता है। प्रियॉन्स, तो अभी तक तो सिर्फ बात थी जेनेटिक मटेरियल्स की। अब देखिए जो प्रोटीनियस इन नेचर, और ये प्रोटीन पार्ट ऑफ द वायरस होते हैं जो इटसेल्फ आर इन्फेक्शियस, मतलब वो खुद भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट द वायरस, जो कि अपने को पहले पता होना चाहिए, जिससे पहले कि अपन कूदें कि एंटीवायरल ड्रग्स क्या होती है। मुझे पता है सबको जल्दी जल्दी जानना है, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, रेलवे, एम्स, गुजरात फार्मासिस्ट, एमपी फार्मासिस्ट, एवरीथिंग आई नो। अब देखते हैं वायरस का क्लासिफिकेशन, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं क्लासिफिकेशन से, और क्लासिफिकेशन इटसेल्फ इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो डीएनए वायरसेस के लिए ड्रग्स हैं वो आरएनए में जनरली यूज़ नहीं होती, ज़्यादातर दवाइयाँ सारी अलग हैं, और वाइस वर्सा है, उसकी इसमें यूज़ नहीं होंगी, आरएनए के डीएनए में नहीं यूज़ होंगी। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं डीएनए वायरसेस कौन कौन से होते हैं। काफ़ी फेमस वायरसेस हैं, सबसे ज़्यादा आपने इन्हीं वायरसेस का नाम सुना होगा अभी तक। तो दो बेसिस पे इनको अपन पहले तो सेपरेट कर सकते हैं, एक है एनवलप्ड, एक है नेकेड या फिर नॉन एनवलप्ड, जिसमें एनवलप अब्सेंट है। अब जब एनवलप्ड की बात आ रही है तो अपन देखते हैं सबसे फेमस वायरसेस के पहले, हार्पिक्स विरिडाई, विरिडाई मतलब फैमिली, है ना। हेपाडान विरिडाई एंड पॉक्स विरिडाई। तो हर्पेक्स विरिडाई में आते हैं हर्पीस क्लास के वायरसेस, और वायरस हर्पीस का सिर्फ एक नहीं होता, 5 टाइप के होते हैं। वो भी किसी फार्मासिस्ट में पूछा जा चुका है कि कितने टाइप के हर्पीस के वायरसेस होते हैं, तो वो 5 होते हैं एक्चुअली। और फिर हेपाडान, हेपाडान में हेपेटाइटिस आता है, हेपेटाइटिस के भी ABC, है ना। बेसिकली यही तीनों के बारे में डिस्कशन रहता है। और पॉक्स, दिस इज़ नॉट द चिकन पॉक्स, इट इज़ स्मॉल पॉक्स, है ना। स्मॉल पॉक्स के वायरस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना, जहाँ से सारी कहानियाँ शुरुआत हुई थी, वैक्सीन, ये वो बहुत सारी चीज़ें, है ना। फिर आ गए नेकेड। नेकेड के बारे में जब अपन बात करेंगे तो फिर अपन बात करेंगे डबल स्ट्रैंडेड एंड सिंगल स्ट्रैंडेड, है ना। तो जब अपन बात करते हैं डबल स्ट्रैंडेड, तो इसको आप ऐसे याद रखिए, पा, पो, अडेनो, और इसको याद रखिए पार। तो देखिए जो डबल स्टैंडर्ड वाले लोग होते हैं वो पापों से पार नहीं होते, है ना, पापों से पार नहीं होते। और डबल स्टैंडर्ड वाला बंदा कौन है, एडिनो, है ना। तो इसको याद रखिएगा, पेपिलोमा वायरस, पॉलीओमा वायरस, एडेनो वायरस एंड पार्वो वायरस। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ नेकेड।
और ये एनवलप तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि इतने ज़्यादा फेमस हैं, हेपेटाइटिस, हर्पीस, पॉक्स। तो अब देखते हैं आरएनए वायरस। अपन डिफरेंशिएट किस पे बेसिस पे कर रहे हैं? जीनोम के बेसिस पे, है ना। तो अब देखते हैं अपन आरएनए वायरसेस के बारे में। आरएनए वायरसेस की जब अपन बात करते हैं सबसे पहले, तो अपन देख लेते हैं डबल स्टैंडर्ड एंड सिंगल स्टैंडर्ड। फिर इसमें भी आता है अपना एनवेलप्ड एंड नेकेड। ठीक है, चलिए। तो जब एनवेलप की बात आती है तो सबसे पहले आप सबका फेवरेट कोरोना वायरस, फिर आ गया रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्यों? रेट्रोवायरस एक्चुअली क्या होते हैं, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करते हैं। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो आपने सभी ने पढ़ा होगा व्हाइल यू आर स्टडिंग बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, तो उस समय पे पढ़ा होगा कि एक्चुअली रेट्रो वायरसेस जो यूज करते हैं वो क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो ये अपन देखेंगे कोरोना, रेट्रो, फ्लेवी एंड टोगा वायरस। फिर कोरोना इसी का बन जाएगा पिकरोना। तो पिकरोना वायरस जो होता है वो नेकेड होता है। सिंगल स्टैंडर्ड के बारे में जब अपन डिस्कस कर रहे हैं तो एक्चुअली सिंगल स्टैंडर्ड में आएगा रियो वायरस। तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है जो बहुत सिंपल था, बहुत लंबा भी ये वीडियो हो जाता है अगर यहीं पे अपन बाल्टीमोर्स क्लासिफिकेशन के ग्रुप्स को डिस्कस करते कि 1 2 3 किस में कौन सा आ रहा है, एंड स्टिल सिंगल सर्कुलर डीएनए किस में प्रेजेंट होता है, लीनियर डीएनए किस में प्रेजेंट होता है, आरएनए वगैरह एक्सेट्रा। तो ये अपन माइक्रोबायोलॉजी में लेकिन जरूर डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो उस समय पे ये सारी चीज़ें अपन क्लियर करेंगे अच्छे से। आज तो अपना टॉपिक एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसलिए था क्योंकि अपने को एंटीवायरल्स को डिस्कस करना है, तो वायरस के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। चलिए, तो आज सबसे पहले से अपन स्टार्ट करते हैं हेपाटाइटिस से। हेपाटाइटिस है ना। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो हेपेटिक रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी कि दिस वायरसेस विल टारगेट योर लीवर, नॉट योर, जिसको भी इन्फेक्शन कॉज करेगा उसे। तो ये लिवर्स को टारगेट करते हैं, लिवर को टारगेट करते हैं एक्चुअली, है ना। तो इसको अपन जनरली देखते हैं कि हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी, 3 तरह के वायरसेस होते हैं। ए होता है इट इज़ नॉट वेरी डेंजरस, और ये क्या होता है, अनहाइजीनिक कंडीशंस, यानी फूड, वाटर एटसेट्रा से होता है अनहाइजीनिक कंडीशंस। इसमें वैक्सीन अवेलेबल है इसकी। तो वैक्सीन अवेलेबल है तो वैसे भी जो सीरियस इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं वो कम हो जाते हैं। एंड फूड, वाटर, हाइजीनिक, ये सब चीज़ें तो हैं। इसके अलावा इसमें जनरली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। तो एंटी हेपेटाइटिस ए वायरल ड्रग्स अपन नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है एंटीवायरल्स की। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, बेसिकली बॉडी उसे अपने आप क्योर कर लेती है। फिर जब बात आती है बी के बारे में, तो या अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मदर टू बेबी, ये सब तरीके से हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो क्या कर सकता है, एक पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज़ ऑल्सो वेरी सीरियस एंड डेथ ऑफ पेशेंट में अगर उसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं हुआ। बट वैक्सीन इसकी भी अवेलेबल है। तो वैक्सीन इसकी अवेलेबल है, वैक्सीन इसकी भी अवेलेबल है। वैक्सीन नहीं अवेलेबल है तो वो किसकी, हेपेटाइटिस सी वायरस की। वैक्सीन नॉट अवेलेबल, डेंजरस एंड डेथ हो सकता है इसमें। तो अब अपन देखते हैं कि हाँ, हेपेटाइटिस ए, बी, सी 3 तरह के वायरस हैं, बट तीनों डीएनए नहीं है और तीनों आरएनए भी नहीं है ना। तो अपन देख लेते हैं जो बी है, बी से याद रखिएगा, ए बी सी के बाद आता है डी, डी से जो बी है
वो डीएनए वायरस है और दोनों तरफ ये दोनों क्या है, आरएनए वायरस है। तो देखिए जो भी आरएनए वायरस होगा वो परमानेंट इन्फेक्शन कॉज करने की प्रॉपर्टी कम रखता है, चांसेस कम होता है, बट जो हेपेटाइटिस बी वायरस है उसके अंदर परमानेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये डीएनए ऑफ द होस्ट के डीएनए में अपने डीएनए को इनकॉर्पोरेट करा देता है। तो ये हो गया हेपेटाइटिस वायरस के बारे में। ए बी सी सारी चीज़ें, डेथ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा सी में हैं क्योंकि वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है, बट एंटीवायरल ड्रग्स भी सबसे ज़्यादा बनी है सी के लिए। ड्रग्स बनानी इसीलिए पड़ी क्योंकि डेथ के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये एक चीज़ और, इसमें कैंसर, लीवर कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, लीवर कैंसर। और हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन होती हैं विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ जनरली जो चाइल्ड होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसे दे दी जाती है। तो ये ऑल अबाउट हेपेटाइटिस हो गया। अब इसके बाद अपन देखते हैं एंटी हेपेटाइटिस ड्रग्स के बारे में। चलिए तो अब अपन हेपेटाइटिस बी वायरसेस के लिए यूज़ होने वाली एंटीवायरल ड्रग्स को डिस्कस करते हैं। फॉर हेपेटाइटिस बी ट्रीटमेंट, तो हेपेटाइटिस बी के लिए जैसा मैंने बताया कि वैक्सीन अवेलेबल है, तो बहुत ज़्यादा ड्रग्स नहीं है। तो इसको आप याद करने के लिए एक निमोनिक से याद कर लीजिएगा। जैसा मैं लिख रहा हूँ सिर्फ सेम उसी तरीके से अगर आप अपनी नोट्स बनाएंगे तो आपको थोड़ा इजी जाएगा, है ना। तो जो बंदा तेल लगाता है और टाई पहनता है उस बंदे को हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस कम होते हैं। वैसे तो थोड़ा उतना वो नहीं है, बट स्टिल आप इसमें मैक्सिमम ड्रग्स को याद कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो बंदा तेल लगाता है और टाई पहनता है उसे, तेल एंड टाई, तो उस बंदे को हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस कम होते हैं। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बाबा मत बना देना मेरे को कि क्या टोटके बता रहा हूँ, ये बस याद करने का तरीका है यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टेनोफोविर, फिर इंटाकाविर, फिर लेमिवोडिन, फिर टेल्मिवोडिन, अडीफोविर एंड इंटरफेरॉन अल्फ़ा, है ना। तो ये कुछ ऐसी ड्रग्स हो गई जिन्हें हेपेटाइटिस बी के लिए यूज़ किया जाता है। अब इंटाकाविर से आप याद रखिएगा कि ये जो होती हैं ये ग्वैनोसिन एनालॉग होती है, ग्वैनोसिन एनालॉग। फिर जो टेल्मिवुडिन होती है ये थाइमिडिन एनालॉग होती है। फिर इंटरफेरॉन अल्फा के बारे में अपन कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि ये फ्लू लाइक सिम्टम कॉज करती है, फ्लू लाइक सिम्टम्स। तो जो पर्सन इंटरफेरॉन अल्फा के ट्रीटमेंट पे है वो फ्लू लाइक सिम्टम्स में शो होंगे। इसके अलावा ये क्या करती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कह सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कॉज करती है। और ये जो सारी ड्रग्स हैं ये एक्चुअली क्या करती हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस के HBV स्पेसिफिक पॉलीमरेजेस को इनहिबिट करती है, तो हेपेटाइटिस बी वायरस के पॉलीमरेजेस, जैसा कि आपको पता है कि जो वायरल जीनोम है उसको भी कॉपी करने के लिए पॉलीमरेजेस, स्पेसिफिक पॉलीमरेजेस का यूज़ होगा उसकी कॉपी बनाने के लिए, उसे मल्टीप्लाई करने के लिए। तो उनको टारगेट करती हैं ये सारी ड्रग्स, है ना। तो इनको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। कुछ निमोनिक्स जैसा मैंने बताया कि जो बंदा टेल एंड टाई लगाता है उस पर्सन को क्या नहीं होता है, टेल एंड टाई पहनने वाले बंदे को नहीं होता है, वाले को हेपेटाइटिस बी नहीं होता है। तो इसको याद रख लीजिएगा, हेपेटाइटिस बी को की ड्रग्स को जो इनके ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं उन्हें याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं हेपेटाइटिस सी के लिए कौन कौन सी ड्रग्स हैं
चलिए, तो अब हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए जो ड्रग्स यूज़ होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले देखिए, अपन इतनी अच्छी तरीके से इन ड्रग्स को डिस्कस करने वाले हैं कि ये बेसिक्स वाइज भी आप उनको कभी नहीं भूल पाएंगे, और इनकी ऐसी ट्रिक्स भी हैं कि उनको आप देखते ही पहचान लेंगे कहीं भी, और उसको भी आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं बेसिक्स के बारे में। तो जब बेसिक्स के बारे में डिस्कस करने की बात होती है तो सबसे पहले अपन वायरस के स्ट्रक्चर को, थोड़ा अच्छा नहीं है उतना, मुझे पता है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, बट हो गया, इससे समझ ज़रूर आ जाएगा आपको, है ना। तो जैसा कि मैंने बताया, वायरस के ऊपर होते हैं कुछ ऐसे, इसके एनवलप के ऊपर प्रोटीन्स जो इसे होस्ट सेल के अंदर आने में हेल्प करते हैं। और होस्ट सेल स्पेसिफिक इसलिए होते हैं कि ये जो वायरल प्रोटीन्स है, जो उसके एनवलप की प्रोटीन्स हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं स्पेसिफिक होस्ट जो सेल्स होते हैं। जैसे कि हेपेटाइटिस सी वायरस है तो हेपेटाइटिस की ही, मतलब हेपेटाइटिस मीन्स हेपेटिक सेल्स को ही टारगेट करेंगी, है ना। तो हेपेटिक सेल्स के ऊपर स्पेसिफिक जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करेंगे, हेपेटाइटिस सी वायरस को अंदर आने के लिए हेल्प करेंगे। एक बारी जब ये सेल ये अंदर आ गया तो ये क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को रिलीज़ कर देगा। जेनेटिक मटेरियल जो इसका है वो जैसा कि आपको पता है कि न्यूक्लियस ऑफ सेल्स के अराउंड होते हैं कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए, जो वायरल सेल है ये तो सेलुलर मशीनरी का यूज़ करके अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा, है ना। तो जीनोम तो रेप्लिकेट हो गया, बट जो नॉन स्ट्रक्चरल वायरल प्रोटीन्स हैं, नॉन स्ट्रक्चरल वायरल प्रोटीन्स क्या होती हैं, मतलब ये प्रोटीन दो तरीके का हो सकता है। जो उसके स्ट्रक्चर यानी जो ये इसकी सेल वॉल है, सेल वॉल नो, एक्चुअली सेल वॉल इज एब्सेंट इन वायरस, दिस इज एनवलप। सो जो एनवलप को टारगेट करे, मतलब एनवलप जिससे बना होगा वो होगी प्रोटीन। तो एनवलप स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं, तो वो क्या हो गया, स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर रही हैं। एनवलप के ऊपर जो प्रोटीन्स हैं, ये जो स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री टू आवर होस्ट सेल्स रिसेप्टर्स हैं, तो वो भी क्या होती हैं, एक तरीके की प्रोटीन्स होती है। ये सारी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, बट फॉर द सिग्नलिंग पर्पस, है ना, सिग्नलिंग के, या फिर इन्फेक्शन को और ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए या फिर कोई स्पेसिफिक एंजाइम्स हो गए, तो उन सब सारी चीज़ों के लिए वायरस के अंदर कुछ नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की इम्पोर्टेंस होती है ना। तो वो बनाता है किसकी हेल्प से, और कुछ प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं जैसे कि NS3, NS5A एंड NS5B, एक्चुअली इट इज यस 5B, NS5B। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, जो ये तीनों NS3, NS5A एंड NS5B, ये सारे क्या हैं, सेरीन प्रोटीएज हैं। प्रोटीएज का काम क्या है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। तो अपन प्रोटीन को ब्रेक डाउन क्यों कराना चाहता है वायरस, जब उसके पास प्रोटीन का तो यूज़ है ना। तो देखिए, एक्चुअली जो प्रोटीन बनती है वो बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में बनती है, जो कि नॉन फंक्शनल टू किसके लिए होता है, वायरस के लिए। तो वो दिस वायरस यूजेस दिस टाइप ऑफ प्रोटीएज एंजाइम टू ब्रेक इट एट द स्पेसिफिक पॉइंट्स। वो प्रोटीएसेस कौन से हैं, NS3, NS5A, NS5B। तो इनकी मदद से ये क्या कराता है, स्पेसिफिक नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का सिंथेसिस कराता है। तो देखिए, अब इसको याद कैसे करेंगे, ये हो गया 3 से बन जाता है प्री, है ना। तो जिस भी ड्रग में प्री लगा होगा वो NS3 प्रोटीएज इनिबिटर होगी, है ना। प्रोटीएज इनिबिटर्स देंगे अब अपन। तो ये इस नॉन स्ट्रक्चरल जो प्रोटीन्स बना रहा है वायरस, उसको अपन इनहिबिट कर देंगे तो बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बचेंगे, होस्ट सेल मशीनरी का यूज़ करके जो बनाएगा वायरस, एंड इट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर द वायरस। तो उस वजह से वायरस जो है इन्फेक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले अपन 3 जगह लिख लेते हैं प्रीवीर। वीर इसलिए क्योंकि ज़्यादातर एंटीवायरल ड्रग्स को आप देखेंगे तो वीर लगा होता है, और अगर कोई ये सोच के याद कर लेगा कि वीर सफिक्स याद कर लेते हैं अपन तो उससे याद हो जाएंगी, तो वो हर जगह कंफ्यूज होने वाला है। तो सबसे पहले जो ड्रग आती है वो है सीमेप्रेविर, फिर है डोसीप्रेविर, और फिर है वॉक्सिला प्रेविर, है ना। तो 3 से याद रहेगा प्री, और प्री जिसमें भी रहेगा वो NS3 प्रोटीएज इनिबिटर होगी।
फिर NS5A, ए से याद रखिएगा आटा, मीन्स आटा नहीं, एसवीर, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है यहाँ, आटा मत सुनिए आप। तो ये होगी एसवीर। फिर यहाँ पे एसवीर, एसवीर देखिए इसमें भी वीर लगा हुआ है, एसवीर है ना। मैंने यहाँ 3 बार क्यों लिख दिया, यहाँ तो शायद 2 ही होंगे ना। तो सबसे पहले हो गई वॉलपाटा सवीर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। फिर डकलाटा सवीर, डकलाटा सवीर ना, तो वॉलपाटा सवीर एंड डकलाटा सवीर। तो ये 2 ड्रग हो गई, इसमें ए लगा हुआ है, एसवीर 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 है ना। तो ये क्या हो गई, NS5A प्रोटीएज इनहिबिटर हो गई। अब ऐसे ही बी का भी होने वाला है भाई, अभी देखते तो जाओ। बी, तो देखिए बी का में आएगा बू पू, तो इसमें बूवीर बूवीर लगेगा, बूवीर बूवीर। तो सबसे पहले आएगी सोफॉस्बुवीर एंड फिर डासबुवीर है ना। तो सोफॉस्बुवीर एंड डासबुवीर आर 2 ड्रग्स विच इनहिबिट NS5B, स्पेसिफिक NS5B प्रोटीएज है ना। तो ये सारी हो गई प्रोटीएज इनहिबिटर एंड सबसे ज़्यादा यही यूज़ होती हैं। इसके अलावा राइबाविरिन का यूज़ होता है, 2 ड्रग्स और हैं, राइबाविरिन एंड इंटरफेरॉन अल्फ़ा। इंटरफेरॉन अल्फ़ा अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं व्हाइल वी वर डिस्कसिंग अबाउट द हेपेटाइटिस बी वायरस है ना। तो राइबाविरिन का यूज़ होता है इंटरफेरॉन अल्फ़ा। वहाँ पे अपन एक चीज़ डिस्कस कर रहे नहीं थे शायद, जो कि है कि ये थायराइड टॉक्सिसिटी भी कॉज करता है, थायराइड इम्बैलेंस। तो थायराइड एंजाइम्स सॉरी हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स किसके प्रेजेंस में होती है, जो भी पर्सन इंटरफेरॉन अल्फ़ा के ट्रीटमेंट में होता है। इसके अलावा आप ऐसे एंटीवायरल, एंटी हेपेटाइटिस सी ड्रग्स को याद कर सकते हैं है ना। हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए जो है सबसे पहले ऐसी एंट्री होती है, फिर उसके बाद ये अपना जीनोम को रिलीज़ करता है, ये हो गया इसका जीनोम। जीनोम आता है जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किसका है, होस्ट सेल का है ना। तो ये हो गया होस्ट सेल, इसको वायरस का मत समझ लीजिएगा आप, होस्ट सेल है ना। तो होस्ट सेल में आता है, होस्ट सेल के अंदर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनका यूज़ ही इसीलिए होता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस करने के बाद कुछ प्रोटीएसेस होते हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं नॉन स्ट्रक्चरल वायरल प्रोटीन्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वायरस के सिग्नलिंग एंड अदर पर्पसेस के लिए अपार्ट फ्रॉम स्ट्रक्चरल पर्पस। तो उनके लिए फिर अपन प्रोटीएस इनहिबिटर्स देते हैं, क्योंकि ये प्रोटीएस एंजाइम की वजह से उसको स्पेसिफिक पॉइंट पे तोड़ता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को। फिर डिफरेंट क्लासेस हो गई, जिसमें 3 है वो प्रीवीर हो गया, जिसमें ए है वो एसवीर हो गया, जिसमें बी हो गया वो बूवीर हो गया। तो ये सारी ड्रग्स हो गई हेपेटाइटिस सी वायरसेस के बारे में। अब अपन देखते हैं इन्फ्लुएंजा के बारे में। चलिए तो अब अपन डिस्कस करते हैं एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, इसके भी ट्रिक्स तो बहुत सारे हैं बट अपन देख लेते हैं पहले बेसिक्स है ना। निमोनिक्स तो अपन देखते ही रहेंगे। तो बेसिक्स देखिए ऐसा है कि ये हो गया अपना, ये हो गया होस्ट सेल है ना। तो देखिए ये हो गया इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस है ना, इन्फ्लुएंजा वायरस। और ये इसके ऊपर 2 स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं ये मैंने बनाया है, एक है H और एक है N। N है न्यूरामिनिडेज एंड H है हीमाग्लूटानिन। अब इसका हीमाग्लूटानिन एंड न्यूरामिनिडेज का यूज़ क्या है ये मैं बताता हूँ। तो देखिए जो स्पेसिफिक होस्ट सेल हो गए उसके ऊपर होती हैं रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर से बाइंड करता है कौन, हीमाग्लूटानिन। एंड इस हीमाग्लूटानिन की वजह से ये क्या होगा, जो जीनोम ऑफ जो वायरस है वो अटैच हो जाता है होस्ट सेल पे, और उसके बाद फिर आता है और अपना जीनोम को रिलीज़ कर देता है। रिलीज़ जो है ये स्पेसिफिकली पता कैसे चलता है वायरस को कि मैं आ चुका हूँ उसके अंदर, क्या बोलते हैं, एक वी कैन से होस्ट सेल के अंदर। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक M2 चैनल होता है, M2 चैनल
जिसे M2 को बोलते हैं मैट्रिक्स 2 आयन चैनल्स। तो इसकी वजह से बहुत सारे क्या होंगे, आयंस अंदर रिलीज अंदर मतलब साइटोप्लाज्म ऑफ सेल से वायरस के अंदर चले जाएंगे, जिसकी वजह से ये अपने जीनोम को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, है ना। मैट्रिक्स 2 चैनल एक्चुअली क्या करेंगे, सर्व करेंगे एज अ सिग्नल्स कि हाँ यहाँ से अब आयन सेंटर होंगे तो जीनोम को रिलीज़ करना है। अब जीनोम रिलीज़ करने के बाद ये क्या करेगा, मशीनरी का यूज़ करेगा, सेलुलर मशीनरी का, और अपने बहुत सारे जीनोम्स बना डालेगा। और इसके अलावा फिर क्या करेगा, जो सेल होता है, सेल के ऊपर ये स्पेसिफिक हीमोग्लूटिनिन एंड न्यूरामिनिडेज का भी सिंथेसिस करेगा। अब देखिए, जब ये वायरस के जब वायरल यूनिट्स बन जाती हैं तो वो क्या करेंगी, वो सेल वॉल मीन्स प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसको लेके निकलने लगेंगी, है ना। उसको ऐसा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट यूज़ करेंगी और निकल जाएंगी, आउटसाइड हो जाएंगी, होस्ट सेल के बाहर आ जाएंगी। फिर ये लिंक हो जाएगी किसकी मदद से, हीमोग्लूटिनिन, क्योंकि रिसेप्टर जो प्रेजेंट हैं वो तो उनका काम तो यही है कि वो बाइंड करेंगे हीमोग्लूटिनिन पाते ही। तो यहाँ पे रोल आता है फिर न्यूरामिनिडेज का। न्यूरामिनिडेज क्या करेगा, वो इसको रिसेप्टर्स को कट कर देता है यहाँ से, ताकि ये जो वायरल यूनिट्स हैं वो फ्री हो जाएं यहाँ से और आगे जाके अदर सेल्स को क्या कर सकें, इन्फेक्ट कर सकें। तो ये हो गया कुछ इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में कि कैसे वो अपनी मशीनरी को यूज़ करते हैं, अपनी मशीनरी मीन्स होस्ट सेल की मशीनरी को, है ना। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरसेस के बारे में। तो देखिए, इन्फ्लुएंजा वायरस को जनरली अपन दो तरीके से देखते हैं, जैसे H1 और N1 और H5N1। तो HN जो है वो न्यूरामिनिडेज एंड हीमोग्लूटिनिन है। तो H1N1 जो है वो है स्वाइन फ्लू। कई बार तो इसका नॉमेनक्लेचर से ही क्वेश्चन आ जाता है, मतलब नॉमेनक्लेचर मतलब H5N1 क्या है ऐसा पूछ देगा, स्वाइन फ्लू, कोरोना एंड व्हाट वी कैन से बर्ड फ्लू एट्सेट्रा। तो ये एक्चुअली बर्ड फ्लू वायरस है ना। तो ये हो गया इसके किसके बारे में, इन्फ्लुएंजा के दो तरीके के वायरस, स्वाइन फ्लू एंड बर्ड फ्लू। अब देखिए कि कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं। तो देखिए, अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट एनी बाबा और कोई भी ऐसा मैं चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये सब निमोनिक्स हैं सिर्फ। तो इसको आप याद रखिएगा, जो पर्सन रोज़ा रखता है उसे क्या नहीं होता, इन्फ्लुएंजा नहीं होता है ना। ऐसी कोई बात सच नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रिक है या निमोनिक्स है जिससे आप इन चीज़ों को याद रख सकें। तो देखिए, रोज़ा ये एक तरीका हो गया। आप ज़ोरा लिख सकते हैं, ज़ारा लिख सकते हैं, रज्जो लिख सकते हैं, जो आपको पसंद आए वो लिख सकते हैं, आप इसको बस याद करके रखिए। तो सबसे पहले आ गया रिमांटाडीन, फिर ओसेल्टामावीर, जानामीवीर एंड अमांटाडीन। तो देखिए, जो जिनमें ये टाडीन और टाडीन लगा है ना, ये दोनों ड्रग्स जो हैं ये क्या करती हैं, मैट्रिक्स 2 आयन चैनल को इनहिबिट करती हैं। M2 रिसेप्टर नहीं है ये, मैट्रिक्स 2 आयन चैनल्स हैं, मैंने पहले ही स्पेसिफाई किया है, आयन चैनल्स हैं, मैट्रिक्स 2 आयन चैनल्स। उधर मत चले जाइएगा आप कोलिनर्जिक सिस्टम में और M2 चैनल M2 आयन रिसेप्टर याद करके टिक लगा के आ गए पता नहीं तो। और फिर उसके बाद आ गया ओसेल्टामिविर एंड जनामिविर। ये एक्चुअली होती हैं सियालिक एसिड एनालॉग्स और ये होती हैं न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर। तो न्यूरामिनिडेज का रोल जो अपन ने देखा कि वो रिसेप्टर को कट कर रहा था ताकि वायरस जाके दूसरे सेल को इन्फेक्ट कर सके और फ्री हो जाए। बट अगर वो न्यूरामिनिडेज काम ही नहीं कर पाएगा तो वो जो वायरस है उसी होस्ट सेल पे चिपकी रहेगी और दूसरे सेल्स को टारगेट नहीं कर पाएगी, अटैक नहीं कर पाएगी और अल्टीमेटली इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो पाएगा, है ना। तो उस तरीके से ये अफेक्ट करती हैं। और M2 आयन चैनल्स का रोल था कि वो जीनोम या जेनेटिक मटेरियल ऑफ जो वायरस था उसको रिलीज़ कर रहे थे ताकि वो क्या करे, होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई कर सके। तो जब वो मल्टीप्लाई ही नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीनोम आया, इन्फेक्शन हुआ, बट क्या वो सेलुलर मशीनरी को हैक कर पाया, वो कर ही नहीं पाया।
तो आपका वो सेल इन्फेक्ट ही नहीं हो पाया, सेल के अंदर तो आया बट इन्फेक्ट नहीं कर पाया वायरस उसको। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं M2 आयन चैनल्स को इनहिबिट करके कैसे। ये अगर आप बेसिक समझेंगे तो आपको ये बेनिफिट रहेगा कि उनको आप कभी भूल ही नहीं सकते चाह के भी। तो एमांटाडीन एंड रिमांटाडीन दोनों मैट्रिक्स 2 आयन चैनल इनहिबिटर होती हैं। ओसेल्टामिविर जो होती है ये H5N1 यानी बर्ड फ्लू की ड्रग ऑफ चॉइस होती है ना। और ये अमांटाडीन, इसके बारे में आप याद रखिएगा कि पार्किंसंस की ट्रीटमेंट में भी यूज़ होती है, आपने पढ़ा ही होगा, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हो गई इन्फ्लुएंजा के बारे में। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर पे वी विल डिस्कस अबाउट द एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स एंड एक और टॉपिक रह गया जो कि है हर्पीस वायरस। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स विरिडाई या फिर हर्पीस के वायरस की जो पूरी फैमिली है उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन ड्रग्स जो जनरली आप इनकाउंटर करेंगे वाइल यू आर वर्किंग इन एनी डिस्पेंसरी और एनी हॉस्पिटल एनीवेयर, तो वो ड्रग्स वही होने वाली जो हर्पीस विरिडाई फैमिली के ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली। तो चलिए इसको यहाँ पे आज अपन बंद करते हैं, इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं यहीं पे। और आप फ्रीक्वेंट इनके नोट्स बना लीजिएगा जो भी यहाँ पे अपन ने पढ़ाया, निमोनिक्स एट्सेट्रा। निमोनिक्स आप खुद के भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ अपन ने तो बना के दिए हैं, उसको सेम उसी तरीके से नोट्स बनाइए और बार बार रिवाइज करिए। रिवीजन की है आपके सिलेक्शन के लिए, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके सिलेक्शन होंगे। मेक अ A4 साइज पेपर एक बना लीजिए जिस पे आप उन टॉपिक्स को नोट करिए जहाँ पे आपको प्रॉब्लम जा रही है, यानी ऐसे क्लासिफिकेशंस जो आपको टफ जा रहे हैं उनका नाम लिख लीजिए। 7 days बिफोर द एग्जामिनेशन यू हैव टू थोरोली रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। एंड ऐसे टॉपिक्स जो आपको टफ लगते हैं उनको भी आप उस पर नोट डाउन करिए और उसका रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू। स्टे कनेक्टेड विद फार्मा बाबा।